कल तक तुम्हारा हो गया था उसमें प्रतिरोधों को जोड़ना, है ना, और वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के मतलब के टॉपिक हैं सभी, और कंपटीशन में आने वाले टॉपिक हैं, और जनरल नॉलेज में भी ज़्यादातर आते रहते हैं। तो कल के टॉपिक में एक बात छूट गई थी, केवल हमने वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट पढ़ाया था आपके लिए, है ना। तो उसके आगे लिखिएगा, थोड़ा सा रह गया उसमें। वाट वैद्युत शक्ति का बहुत छोटा मात्रक है। वाट वैद्युत शक्ति का बहुत छोटा मात्रक है। इसके अन्य बड़े मात्रक किलोवाट, मेगावाट तथा अश्वशक्ति हैं। अश्वशक्ति के बारे में कई बार पूछा गया है। लिख लीजिए, 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट, और 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। ये बड़े मात्रक हैं, इनका प्रयोग किया जाएगा। कुछ कार्यों को करने के लिए बड़े मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, और जो वाट जो था हमारा बहुत छोटा मात्रक था, इसलिए बड़े कार्यों को करने के लिए किलोवाट या मेगावाट का उपयोग किया जाएगा, या अश्वशक्ति का। ठीक, आगे बात चलते हैं हम। एक इम्पोर्टेंट बात रह गई थी, 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा या यूनिट। हमारे घरों में जो बिजली का प्रयोग करते हैं उनका जो मीटर रीडिंग आती है वो यूनिट में आती है। वो यूनिट इस सूत्र के अनुसार निकाली जाती हैं। कैसे निकाली जाती हैं? 1 यूनिट बराबर होती है वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटा बटे 1000। देखा जाता है कितने वोल्ट की विद्युत कितने एम्पियर की धारा लेकर के कितने घंटे तक चलाई गई, सप्लाई की गई। उसमें 1000 का डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिटों की संख्या निकल जाती है कि इतने यूनिट बिजली खर्च हो चुकी है। उसका रेट बना करके जो मीटर रीडर होता है वो बिल बना के दे देता है। बात समझ में आ रही है? हम बात कर रहे हैं किलोवाट घंटा या यूनिट, ठीक है नहीं। अब इसे को किस तरह निकालेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे 1 किलोवाट। कई बार पूछा गया है 1 किलोवाट घंटा कितनी जूल के बराबर होता है, कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय हुई हमारी। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। इसको तोड़ दिया हमने, तो क्या किया हमने, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? 10⁻³ वाट के, यानी 1000 वाट के। और 1 घंटा होता है 3600 सेकंड के, 3600 सेकंड के। ये आ गया आपका 36 गुणा 10⁵ वाट सेकंड। अभी कल हमने एक सूत्र पढ़ाया था आपको, P बराबर W/T। तो W बराबर P गुणा T। P वाट था, T सेकंड में था, तो W जूल में था। तो ये वाट सेकंड क्या है? जूल। तो ये कितना प्राप्त हो गया हमारा? 36 गुणा 10⁵ जूल।
इसको हम सार्थक अंक में लिख सकते हैं दशमलव के एक स्थान तक, तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर इतने जूल के। आगे यूनिटों की संख्या निकालें तो इसी के अनुसार यूनिटों की संख्या निकलेगी। यूनिटों की संख्या बराबर इसका एक सूत्र है वोल्ट गुणा एम्पियर, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, गुणा घंटा बट्टे 1000। इससे यूनिटों की संख्या निकल जाएगी, यानी कितने वोल्ट की सप्लाई है, कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने घंटे तक यूज किया, तो हमने कितने यूनिट बिजली को खर्च कर दिया, तो यहाँ से यूनिटों की संख्या निकल जाएगी। ये कल छूट गया था, जो चीज़ ध्यान पे आ जाती है तो हो जाता है, अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा तो हल हो जाएगा। पढ़ाते वक्त कभी कभी वीडियो बनाते समय बहुत सी छोटी बातें छूट जाती हैं। आगे डालिएगा कार्बन प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध तथा वर्णकोड। वर्णकोड लिखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में अति उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। अति उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है। अतः धात्विक चालकों द्वारा अति उच्च प्रतिरोध बनाना कठिन होता है। इसके लिए अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। हमारा सबसे अच्छा अर्धचालक कार्बन होता है।
कार्बन में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, बात समझ में आ रही है मेरी? मैंने बोला है इलेक्ट्रॉनिक जो परिपथ होते हैं उनमें क्या होता है, यह अत्युच्च प्रतिरोधों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और जो अति उच्च यानी बहुत ऊंचे प्रतिरोधों को बनाने के लिए धातुएं जो होती हैं हमारी, जो धातु चालक होते हैं उनके द्वारा प्रतिरोध बनाना बहुत कठिन होता है, यानी असुविधाजनक होता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। और जो सबसे अच्छा अर्धचालक है, जब अर्धचालक मैंने पढ़ाए थे आपको लिखवाया था, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम और कार्बन। तो इनमें सबसे अच्छा जो अर्धचालक है वो कार्बन है। कार्बन क्यों अच्छा अर्धचालक है, इसकी निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, कमरे के ताप पर इसकी प्रतिरोधकता 3.5 गुणा 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। ओम मीटर होती है। अतः इसके द्वारा कुछ ओम से 100 मेगा ओम तक के प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। नंबर दो, ये अति सूक्ष्म होते हैं। नंबर 3, ये सस्ते होते हैं। कार्बन है, सस्ता होगा। ये 3 बातें इनकी विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं। कार्बन की जो प्रतिरोधकता है वो कितनी होती है, 3.5 गुणा 10⁻⁻5 ओम मीटर तक होती है। सही है ना? तो कार्बन एक ऐसा अर्धचालक पदार्थ है जिसके द्वारा हम कुछ ओम से लेकर के 100 मेगा ओम तक के प्रतिरोध प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरी बात, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। तीसरी बात, ये सस्ते होते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। अब आगे हेडिंग डालिए कार्बन कोड, कार्बन वर्ण कोड। कार्बन वर्ण कोड।
लिखिए इसमें, कार्बन प्रतिरोधों को व्यक्त करने के लिए कार्बन प्रतिरोधों को व्यक्त करने के लिए बर्न कोड की आवश्यकता होती है। या लिख सकते हैं, कार्बन प्रतिरोधों को बर्न कोडों के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है। इसमें प्रतिरोधों पर चार रंगों की वलयाकार पट्टियां होती हैं। जिनमें से प्रथम तीन पट्टियां ए बी सी जिनमें से प्रथम तीन पट्टियां ए बी सी प्रतिरोधों के मानों को व्यक्त करती हैं। तथा चौथी पट्टी डी, प्रथम तीन पट्टियां ए बी सी प्रतिरोधों के मानों को व्यक्त करती हैं तथा चौथी पट्टी डी विश्वसनीयता की प्रतिशतता को व्यक्त करती है, जिसे सहनशीलता कहते हैं। सहनशीलता कहते हैं। इनमें से पहले दो रंग की पट्टियां अर्थात पट्टी ए प्रतिरोध के पहले सार्थक अंक को तथा बी रंग की पट्टी प्रतिरोध के दूसरे सार्थक अंक को व्यक्त करती है। तथा तीसरे रंग की पट्टी सी प्रतिरोधों की दशकी घात यानी सार्थक अंकों की प्रतिरोधों के सार्थक अंकों की दशकी घात को व्यक्त करती है। तथा चौथे रंग की पट्टी डी उसकी सहनशीलता को बताती है।
यदि चौथी पट्टी डी सुनहरे रंग की है, गोल्ड, समझ में आ रही है? यदि चौथी पट्टी डी सुनहरे रंग की है तो उसकी सहनशीलता या विश्वसनीयता 5%, उसकी सहनशीलता 5%। यदि यह पट्टी चांदी की है, सिल्वर, तो सहनशीलता 10% होती है। यदि चौथी पट्टी का कोई रंग नहीं है तब इसकी सहनशीलता 20% होती है। और ये सहनशीलता बोली है ना मैंने, 5%, 10%, 20%, प्लस माइनस कर लेना इसको, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 10% और प्लस माइनस 20% होती है। किसी प्रतिरोधक पर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र को ध्यान रखना चाहिए। पहले बताया था मैंने, बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। देखिए इनके लिए अंक रखने का तरीका क्या होगा। पहले अंक के लिए पहली पट्टी 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये टेबल एक बनाई जाएगी, उसके अनुसार समझ में आ जाएगा सार्थक अंक कैसे निकाला जाएगा। जैसे प्रतिरोधक पर लिखा हुआ है, यदि प्रतिरोधक येलो, सही है ना, वायलट, समझ में आ रही है, येलो, वायलट और ग्रीन है तथा सुनहरा है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। उदाहरण समझेंगे तब इसके अनुसार निकलेगा। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए, ये सूत्र याद रखना है आपको। बी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। ये जो वर्ड हैं ये कलर के लिए है, क्योंकि कार्बन वर्ड कोड में कलरों का प्रयोग किया जा रहा है। मैंने थ्योरी में लिखवाया है 4 रंग की ये पट्टियाँ होती हैं, और ये चारों रंगों की पट्टियाँ इसी सूत्र से निकल करके आएंगी। जैसे पहले वाले बी के लिए ब्लैक के लिए प्रयोग किया गया है, दूसरे के लिए ब्राउन के लिए प्रयोग किया गया, भूरा, काला भूरा, रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, येलो पीला, ग्रीन हरा, वॉयलेट बैंगनी, ना नीला, ये ब्लू नीला, वॉयलेट बैंगनी, ग्रे, स्लेटी, स्लेटी वाइट, सफेद, उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। अब इसे हम क्या रखेंगे, लिख लीजिए, इसे एक सारणी में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं।
ये तो उतर गया होगा। अब मैं टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। रंग प्रथम व दूसरी पट्टी ए और बी, तीसरी पट्टी सी, चौथी पट्टी डी और सहनशीलता। क्या बोलेगा? चौथी पट्टी का रंग होगा। सबसे पहले क्या अभी मैंने जो सूत्र बताया था, बी रॉ ग्रेट वॉर वेरी गुड वाइफ, है ना, उसको इस क्रम में उतार लीजिएगा। बी आर ओ वाई जी ब्लैक काला, ब्लैक काला, ब्राउन भूरा, रेड लाल, ऑरेंज नारंगी या संतरी, पीला येलो, जी ग्रेड का मतलब है ग्रीन हरा, ब्लू बैंगनी सॉरी नीला, नीला वायलेट बैंगनी, ग्रे स्लेटी स्लेटी, वाइट सफेद। इनका मैंने नामकरण किया था अभी। पहले के लिए, पहली दो पट्टी के लिए अगर भूरा आता है तो 0 अंक प्राप्त करना पड़ेगा, वो काला आता है तो। भूरा आता है 1, लाल के लिए 2, नारंगी के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तीसरी जो पट्टी लिखवाई थी मैंने, क्या बताया था, प्रतिरोधों के सार्थक अंकों को घात के रूप में बदलेगा। तीसरी पट्टी जो होगी वो कैसी होगी, घात की होगी। यहाँ 0 आया है, देखिएगा यहाँ 0 आया था, 10 पे घात 0, 10 पे घात 1,
अब बेटा समझ में आ गया? 10 पे घात 2 तो लिखेगा चाहिए आपको 10 पे घात 3, 10 पे घात 4, 10 पे घात 5, 10 पे घात 6, 10 पे घात 7, 10 पे घात 8 और 10 पे घात 9। चौथी पट्टी जो थी डी रंग था वो सुनहरा, चांदी या कोई रंग नहीं। 3 बात लिखवाई है मैंने भी आपको, तो यहाँ पर लिख लीजिए सुनहरा गोल्ड, सुनहरा, और अगर चांदी आता है तो ये, और कोई रंग नहीं। गोल्ड, सिल्वर और कोई रंग नहीं। गोल्ड के लिए कितना था? ±5% सहनशीलता थी। चांदी के लिए ±10% थी। टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो थ्योरी लिखवाई है उसी के अनुसार बन रही है टेबल। और कोई रंग नहीं के लिए ±20%। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, उसी से निकालना सीख जाएंगे आप सवालों के लिए। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, हैं? अरे बाहर अलग लिखना है, मैं तो ब्लैक बोर्ड पर उसको लिख रहा हूँ, तुम्हें अपना अलग से लिखना है उदाहरण डाल करके। किसी प्रतिरोधक पर चार रंग येलो, वायलेट, इंग्लिश में लिख के आएंगे ज्यादातर, येलो, वायलेट तथा ग्रीन एवं गोल्ड अर्थात सुनहरा है, तो उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? अभी हमें बताया उसने, नंबर 1 पर बोला है येलो, है ना, पीला। तो हल करने के लिए अपने एक तरफ लिख लो पीला, क्रम से लिख लो इनको। दूसरा कौन सा बोला है? वायलेट, बैंगनी, बैंगनी और हरा और सुनहरा, ये बोला है ना। पहली 2 पट्टियां टेबल पर जाइए। मैंने क्या बताया था? पहला जो प्रतिरोध का मान निकलेगा
वो पहले दोनों सार्थक अंकों की गुणा होगी, गुणांक में लिखा जाएगा। जैसे पहला है पीला, पीले के लिए 4 अंक प्राप्त हुआ है, चौथा है ना, तो यहाँ 4, बैंगनी के लिए 7, 7, हरे के लिए, ग्रीन के लिए 10 पे हाथ 5। तीसरी पट्टी है, तीसरी पट्टी सी वाली पे जाएंगे, पहली 2 पट्टियां इस टेबल से यहां से लेंगे, तीसरी पट्टी को इसमें से लेंगे, चौथी पट्टी यहां से आएगी, सुनहरा है, सुनहरे के लिए कितना है, ±5%। तब इसका प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैंने क्या कहा था, पहले दोनों सार्थकों का गुणा 4, 7 चौक 28 नहीं लिखेंगे, गुणांक में लिखेंगे। जैसे ए और बी अज्ञात में लिखते हैं, जैसे सपोज करो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, सही ना, और ये सी हो गया, बात समझ में आ रही है। तो इसको ए और बी, तो ये आ गया कितना, 47 गुणा हरे के लिए 10 पे घात 5 ±5%, ये आंसर होगा इसका। इतने ओम का प्रतिरोध होगा उस पर। देखिएगा आज तक के वीडियो में ये तुम्हारा अगला यूनिट समाप्त हो गया है। अब इसके न्यूमेरिकल चलेंगे अगले दिन। ये तुम्हारी समझ में आ गया हो, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। बड़े सिंपल भाषा में पूरा बता दिया, टेबल भी मैंने पूरी दे दी है आपके लिए। केवल टेबल को माइंड में रखना है, माइंड में आपको कुछ नहीं रखना है इस टॉपिक में, केवल माइंड में वो फॉर्मूला रखना है आपको। राइट, अरे लिखा तो है सुनहरा और चांदी, इस टेबल को यहाँ ले आया ना मैं, चौथी पट्टी डी के लिए। अरे सुनहरे के लिए सहनशीलता 5%, चांदी के लिए 10%, और जब कोई रंग प्राप्त नहीं होगा तो उसके लिए 20%। ये 3 बातें लिखी होंगी, उनको अपना अपना लिखने का तरीका है हर किताब का। हमने इसको कैसे सेट किया, उसने कैसे सेट किया, वो अपना अपना तरीका है। बहुत से बुक वालों ने इस चीज को अलग से लिख दिया है, चौथी पट्टी को नीचे ले जा करके, और मैंने उसको पूरी एक टेबल में दे दिया है आपके लिए। तो आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहली व दूसरी जो पट्टी होगी, ये भी जो चित्र बनाया था मैंने अभी, ये 3 पट्टियां नजदीक नजदीक थी और डी पट्टी बहुत दूर थी चित्र में, तो ये 3 पट्टियां ये थी। पहली व दूसरी पट्टी ए बी के लिए 0 से लेके 9 अंक प्राप्त करने होंगे इन कलरों के लिए। इसकी जो तीसरी पट्टी थी, इन अंक, ये जो सार्थक अंक प्राप्त हुए हमको, इनको 10 की घात के रूप में बनाएगा। इन सार्थक अंकों को ही 10 की घात के रूप में ले जाएगी तीसरी पट्टी। और चौथी पट्टी जो डी होगी, उसका जो रंग होगा, अगर सुनहरा आता है यानी गोल्ड का आता है तो ±5% सहनशीलता होगी, विश्वसनीयता। और चांदी का आता है, सिल्वर आता है तो 10% होगी, और अगर कोई नहीं होता है तो 20% होगी उसकी सहनशीलता। और बताइए क्या है इसमें। ठीक है, बस आज इतना ही होगा, और आगे पढ़ते रहिएगा। बस अगले उसमें आपके न्यूमेरिकल चलेंगे।